अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जहाँ पर हमारा रब्त टूटा था एग्जैक्टली हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। और जब तक स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं मीनवाइल मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने वो सेशंस जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं उन्हें मैं अपलोडिंग पे लगा दूँ। एक सेशन तो हमारा अपलोड हो चुका है, दूसरे सेशन की अपलोडिंग मैं बिल्कुल अभी स्टार्ट करने वाला हूँ और वो भी कमोबेश स्टार्ट हो ही चुकी है जी। जैसे ये सेशन कंप्लीट होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, आप इसे चेक करना चाहें चेक भी कर लें। और जैसे मैंने आपको ग्रुप पे एक मैसेज छोड़ा था कि आपने तैयार करना है क्वेश्चन नंबर 8 को एक्सप्लेनेशन के लिए, तो आप वो भी कीजिएगा और उसके बाद हम पेपर परस्पेक्टिव से कुछ चीज़ें बाकी हैं वो देखेंगे और इसके बाद हम इस सेशन को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आप सब देख सकें कि वो डॉक्यूमेंट्स के जिन्हें हमने अभी रेफर करना है। ठीक ठीक है जी। जब जब तक मोस्टली हमारे पास स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर लेते, मैं ये चाहूँगा कि आप लोग सेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 को एक दफ़ा देख लें। जितना बेहतर तौर पर हम तैयार होंगे पेपर के लिए उतना ही बेहतर हम स्कोर कर सकेंगे। स्कोर अगर मैटर नहीं करता, वो तो हमने शुरू में बात की थी, बिकॉज स्कोर मैटर नहीं करता। ये जो कोर्स है दैट इज ऑलमोस्ट दैट कैन चेंज योर लाइक करियर एज वेल। तो अगर आप इसको इस तरह से सोचते हैं कि ये एज अ करियर आप इसे परस्यू करेंगे तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा बेहतर होंगी और ज़्यादा प्रोडक्टिव आप लेके चलेंगे इस सेशन को, इस तरह के कोर्स को। तो हमने बेसिकली पहले दिन से ही कोशिश की थी कि इस सेशन को इसी तरीके से हम डिज़ाइन भी करें और सेशन को उस तरीके से हम लेके चलें कि हमने एज अ टैक्स कंसल्टेंट काम करना है, तो उस वक्त हमें क्या डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है और उन डिफ़िकल्टीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम किन किन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। वो तमाम के तमाम स्किल्स हम अपने पास किस तरीके से जमा कर लें। उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी थी वो चीज़ें आपको आप सबसे शेयर कर दी गई हैं। अब इस सेशन के अंदर जो कि एग्ज़ाम से पहले मोस्ट प्रोबेबली शायद हमारा आखिरी सेशन होने वाला है, तो सेशन में विल ट्राई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज़ कर सकें और साथ ही साथ आपकी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्यूरी है, तो वो भी हम साथ ही साथ सेटिस्फाई कराने की कोशिश करें। मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर देता हूँ। अभी तक स्टूडेंट्स हमें बहुत कम हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। मैं ग्रुप में भी मैसेज छोड़ देता हूँ ताकि स्टूडेंट मैसेज को देखते हुए हमें ज्वाइन करें और जैसे ही स्टूडेंट्स की वाफिर मिकदार हमें ज्वाइन करती है तो हम सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ठीक। अच्छा जी। अच्छा, आप लोगों के लिए एक और न्यूज़ है, वो ये कि सेशन नंबर 2 जो अभी हमने ख़त्म किया था उसकी वीडियो मुकम्मल हो चुकी है और वीडियो आपके उस लिंक पर अपलोड भी हो चुकी है। आप जब चाहें इसे देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हमारे पास फ़िलहाल मौजूद हैं, हम चूँकि मीनवाइल हम जैसे ही स्टूडेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं तो कि आप जाकर मीनवाइल देख लें कि आप उसे एक्सेस कर भी पा रहे हैं या नहीं। और इन केस कोई कन्फ्यूजन आपको दिखती है तो प्लीज़ अभी बता दें। जी। आप ग्रुप में जाके चेक भी कर लें। हम दूसरे स्टूडेंट्स का इंतजार करते हैं। हमसे क्वेश्चन नंबर 5 एक ही तरफ फुरकान इसे एक्सप्लेन कर रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से फुरकान ने ऑलमोस्ट इसे ख़त्म किया। फुरकान, आई एम रियली हैप्पी। इंशाल्लाह इसी तरीके से एग्ज़ाम में भी परफॉर्म कीजिएगा। और अगर एग्ज़ाम ऑल दो हमारा टारगेट नहीं है, टारगेट हमारा स्किल सीखना है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह लगता है कि अच्छे तरीके से हम वो टारगेट भी अचीव कर पाए। ठीक, इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखते हैं। ये इसका सॉल्यूशन मौजूद है और इलस्ट्रेशन नंबर 8 के सॉल्यूशन में से पहले हम एक दफ़ा इसके क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कि इलस्ट्रेशन नंबर 8 के क्वेश्चन में क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं। सवाल को शुरू करने से पहले
अच्छा, आप में से अगर कोई वॉलेंटियर करना चाहे, जो इसे एक्सप्लेन करना चाहे क्वेश्चन नंबर 8 को, तो पहले वो कर सकता है, हाथ रेस कीजिएगा ताकि मैं आपको अलाउ करूं। ठीक है, अच्छा ठीक। और इनके अलावा कोई और एक्सप्लेन करना चाहे तो प्लीज हाथ ऊपर कर लीजिएगा। अच्छा, अब चूंकि हम मोस्टली हमारे स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन नहीं किया, तो शायद जो बाकी आने वाले स्टूडेंट्स उनमें से भी कोई हमें एक्सप्लेन करने की चाहे तो उनको भी मौका देते हैं। मीनवाइल आप एक काम करिए, जो लिंक मैंने आपको कहा है वो लिंक प्लीज जाकर चेक कीजिए और मुझे बताइए कि उस लिंक के ऊपर वीडियो अपलोड हो चुकी है या नहीं। फुरकान, आपका मैं हाथ डाउन कर रहा हूँ। ठीक, आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। सद्दाम, आप ख्वाहिशमंद हैं, आप वेट कीजिएगा। अगर कोई दूसरा स्टूडेंट हमें एक्सप्लेन करने के लिए सामने आता है तो ठीक, अदरवाइज हम आपको मौका देंगे एक्सप्लेन करने का। जी बच्चों, आप में से कोई क्वेश्चन नंबर 8 को एक्सप्लेन करना चाहे? बल्कि एक काम करते हैं, हम मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को मौका देते हैं। सद्दाम, आपसे स्टार्ट करते हैं और फिर बीच में हम किसी दूसरे स्टूडेंट्स को भी बीच में इंडक्ट कर लेंगे। जी सद्दाम, आप शुरू कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 से। सर आवाज आ रही है मेरी सर? जी आ रही है, हम सुन पा रहे हैं आपकी आवाज को। ओके सर। सर ये सवाल सोल्व करने से पहले सर सबसे पहले हम देखेंगे सर हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जिसे हम रेंट चार्जेबल टू टैक्स भी कहते हैं, ठीक है ना सर? सर जो हमारे पास सर रेंटल इनकम डिटरमाइन की गई होगी बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी, सर यहाँ पर हमारे पास दो दी गई हैं सर। सबसे पहले इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो 131 मिलियन है, और दूसरी है रेंटल वैल्यू डिटरमाइन बाय म्युनिसिपल कमेटी सर, जो कि 150 मिलियन है सर। सर जो भी म्युनिसिपल कमेटी से डिटरमाइन की गई होगी फेयर मार्केट वैल्यू, हम वही रेंटल इनकम अज्यूम करेंगे, ठीक है ना सर? ठीक है। सर रेंटल इनकम लेने के बाद उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप आता है डिडक्शंस का सर। हर वो डिडक्शन सर जो हमारे ऑर्डिनेंस में दिया गया हम उसे लेस करेंगे सर। ठीक है। सबसे पहले तो सर रिपेयर अलाउंस, हालांकि सर रिपेयर अलाउंस सवाल में नहीं दिया गया है। रिपेयर अलाउंस सवाल में हो या ना हो, जितना भी हो या ना हो सर, हम इसको हम कंपलसरी लेते हैं सर, और इसको 1/5 लेते हैं, ठीक है ना सर? अगर इन केस रेंटल वैल्यू सवाल में क्या नाम है, रिपेयर एक्सपेंस सवाल में दिया गया हो तो उसकी वैल्यू कुछ और होती है, हम फिर भी 1/5 इसका लेते हैं सर, ठीक है ना, डिडक्शन में। सर उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड अमाउंट, ठीक है ना सर? जो भी हमने लोन लिया सर उसके प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसके ऊपर हमने कोई भी लोन दिया वो भी हम लेस करेंगे सर। ठीक है उसके बाद हमारे पास इंश्योरेंस। सद्दाम, सर आवाज आ रही है बिल्कुल? आ रही, आ रही। सद्दाम, यहाँ रुकूंगा मैं, आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। जी आपने जी सर। कहा, अच्छा आपने, अच्छा आप मेरा सवाल पहले तसल्ली से सुन लें, फिर मैं आपका माइक दोबारा अनम्यूट करूंगा। ठीक है। अच्छा सद्दाम, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आपने कहा कि सवाल में RCT, रेंट चार्जेबल टू टैक्स है, वो आपने अमाउंट देखी और आपने अमाउंट लिख ली, लेकिन सवाल के अंदर सोर्स ऑफ इनकम एक नहीं है बल्कि सोर्स ऑफ इनकम दो हैं। वो एक जरिए से नहीं कमा रहा बल्कि एक से ज्यादा जरियों से कमा रहा है। एक सोर्स ऑफ इनकम है इसके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और दूसरी सोर्स ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है उसकी, और नहीं फिलहाल एक ही सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास। अच्छा, इस सवाल में सवाल सॉल्व करने से बेटा 5 लाइनें पहले जरूर होती हैं सॉल्व करना, लिखना। उसमें सबसे पहले कंपनी का नाम आता है, फिर टैक्स ईयर। इस सवाल के अंदर जितना मुझे याद पड़ता है, टैक्स ईयर जो है वो मौजूद था साल 2021, हमने यहाँ लिखा, फिर टैक्स ईयर लिखा, रेजिडेंशियल स्टेटस लिखा और कंपटीशन फॉर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सवाल में से आपने मुझे बताया कि रिपेयर एंड अलाउंस सवाल में मौजूद हो या ना हो, दोनों सूरतों में इसको लिखा जाता है, लेकिन इस सवाल के अंदर रिपेयर एंड अलाउंस मौजूद नहीं था, फिर भी हमने इसे इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद कलेक्शन अच्छा, एक्सपेंडिचर पेड, शायद हम एक डिफरेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। नहीं मौजूद है। अच्छा सद्दाम, मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस सवाल में मौजूद है अमाउंट पेड टू बैंक एंड ऑन बोरोड मनी, हमने बोरो एक कुछ पैसे लिए थे उधार बैंक से, उसमें से हमने वापस किए हैं कुछ पैसे, उनमें से हमने प्रिंसिपल अमाउंट जो असल कर्जा था हमने वो वापस किया है 87 लाख रुपीस का, और साथ ही साथ इंटरेस्ट की अमाउंट हमने पे की है। और अब मुझे बताएं, इसमें से डिडक्शन जब हम करने जाएंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट डिटेक्ट करेंगे या इंटरेस्ट अमाउंट, या फिर दोनों? जी सद्दाम।
सर एब्सोल्युटली सर, इंटरेस्ट अमाउंट करेंगे सर, प्रिंसिपल अमाउंट तो नहीं करेंगे सर, क्योंकि ठीक। सर हमारे पास एक तो सर, एक तो कॉमन सेंस ये कहती है कि सर हम इंटरेस्ट अमाउंट सिर्फ लेस करेंगे, और इसके अलावा सर हमारे पास डिडक्शन में क्लियरली स्टेट किया गया है कि वेयर द प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू द मॉर्गेज और अदर कैपिटल चार्ज, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पेड और पेबल टू सच मॉर्गेज इज चार्ज। सर मैं यहाँ पे क्लियरली बताया गया हमारे पास कि सर अगर हम कोई भी सर रेंट मतलब बैंक से लोन वगैरह लेते हैं, मॉर्गेज लोन, तो उस पे हम इंटरेस्ट जो है सर वो हम लेस करेंगे, मतलब जो इंटरेस्ट हमने बैंक को दिया गया है सर प्रिंसिपल शब अमाउंट के बदले सर। शब तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे नहीं लेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट से लेंगे सर। ठीक, कंटिन्यू करें यहाँ से आगे। ठीक है। तो उसके बाद सर हमारे पास सर एडमिनिस्ट्रेशन और कलेक्शन चार्जेस आ गई हैं सर, ठीक है ना सर। एडमिनिस्ट्रेशन और कलेक्शन चार्जेस सर हमारे पास तो वही दो कंपटीशन है, ठीक है ना सर। सबसे पहले हम ले लेंगे एक्चुअल अमाउंट, ठीक है ना सर। एक्चुअल अमाउंट हमारे पास सवाल में जो दी गई है सर, वो हमारे पास है सर 3.59 मिलियन, ठीक है ना सर। तो इसके बाद हम लेंगे सर फोर, क्योंकि सर सवाल है 20 टैक्स या 2021 में, तो हम 4% ऑफ आरसीटी लेंगे, ठीक है ना सर। So 4% of RCT लेने के बाद तो whichever amount would be lower will be added to the deduction, sir. So 4% of RCT is 6 million, ठीक। or whereas the actual amount is 3.5 million. So sir obviously 3.5 million lower है, तो उसे हम deduction में add कर लेंगे, ठीक है ना सर। तो डिडक्शन में ऐड करने के बाद सर हम इसे सम अप करेंगे, जो भी हमारे टोटल डिडक्शंस होंगे सर उसे हम लेस कर लेंगे टोटल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी या आरसीटी, ठीक है ना सर। अच्छा, लेस करने के यहाँ बाद यहाँ रुकिएगा, यहाँ रुकिए। अब मुझे पता है इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में क्या ट्रीटमेंट होती है, इंश्योरेंस प्रीमियम के हवाले से क्या ट्रीटमेंट होती है हमारी। जी सद्दाम, इंश्योरेंस प्रीमियम के हवाले से क्या ट्रीटमेंट होगी वो बताइएगा हमें। ओके सर। सर इंश्योरेंस प्रीमियम सर अगर हमने जो भी प्रॉपर्टी पे दिया गया ना सर, उसे भी हम लेस करेंगे डिडक्शंस भी सर। सर जैसे मैंने यहाँ पे मेरे ख्याल से सर इसके बाद मैंने इससे पहले मैंने बता लिया था इंश्योरेंस प्रीमियम का। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी आ रही। सर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन और कलेक्शन चार्जेस से पहले इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सप्लेन कर लिया था सर। मतलब जो भी हम इंश्योरेंस मतलब प्रीमियम वगैरह हो सर प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर, वो भी हमारे डिडक्शंस में का हिस्सा है सर, वो भी हमारी टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से लेस होगा सर। ठीक है, सही है। अच्छा, अब यहाँ रुकते हैं और मैं सद्दाम आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ। यहाँ से आगे कोई एक्सप्लेन करना चाहे। जी, आप में से कोई ऐसा है जो यहाँ से आगे एक्सप्लेन करना चाहे। सद्दाम कहाँ तक एक्सप्लेन कर चुके हैं? सद्दाम ने आरसीटी एक्सप्लेन कर दिया है, सद्दाम ने रिडक्शंस में रिपेयर एंड अलाउंसेस का एक्सप्लेन कर दिया है, इंटरेस्ट बोरोड ऑन इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड अमाउंट ये एक्सप्लेन कर चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस के हवाले से। अच्छा अच्छा अच्छा, एक छोटी सी चेंजेस हैं, ये हेडिंग थोड़ी नीचे लगेगी। इंश्योरेंस प्रीमियम का वो बता चुके हैं, इंश्योरेंस एक्चुअल एंड एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस के हवाले से बता चुके हैं वो। ये हेडिंग नीचे आएगी और ये ऊपर जाएगा। ठीक है, आज ये आप बता चुके हैं। फिर उसके बाद आपने टोटल डिडक्शन की बात की, टोटल डिडक्शन होने के बाद टोटल डिडक्शन की अमाउंट है, दोनों को माइनस करने के बाद अब जो हमारे पास आई है दैट इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। यहाँ तक सद्दाम ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप में से कोई और हो जो यहाँ से आगे कंटिन्यू करे। जी, सद्दाम के अलावा कोई और यहाँ पे वॉलंटियर करना चाहेगा यहाँ से आगे एक्सप्लेनेशन के लिए? जी, साना सान सना इकबाल जी एक्सप्लेन कीजिएगा यहाँ से आगे।
जी बच्चों, आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? जी, आई बिलीव अब माइक मुझे शायद दिख रहा है। अच्छा ठीक है, सही है। सद्दाम, आप कंटिन्यू कीजिएगा यहाँ से आगे। ओके सर। सर उसके बाद सर जब भी हम टोटल डिडक्शन लेस करेंगे तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगी सर। और सर अगर इन केस सर इसका मतलब जो भी हमारे पास कंपनी है सर, इन कंपनी के पास अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस भी होती तो हम उसके पास ऐड करके जो हमारे जो टैक्स रेट है ना सर, वो हम इसे पे इम्पोज कर लेते हैं, क्योंकि सर टैक्स रेट हमारा सेम है 29% इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे, ठीक है ना सर। सर ठीक। इन केस हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है तो हम सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ले लेंगे सर। और सर जो हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो है 94.29 मिलियन सर। तो इसका हम 29% लेंगे सर, जो भी अमाउंट आएगी सर वो हमारी होगी टैक्स पेबल फॉर द ईयर्स, ठीक है ना सर। तो हमने कैलकुलेट किए सर, हमारे पास आए 27.3 मिलियन। और सर जब भी हमारे पास टैक्स पेबल फॉर द ईयर आ जाए तो उसके बाद सर हम एक और चीज मजीद ले करते हैं सर, वो होती है हमारी विथ होल्डिंग टैक्स सर। जो सर सवाल में दिया गया हो या ना दिया गया हो सर, हम फिर भी उसमें से 15% RCT का लेके वो लेस कर लेते हैं, ठीक है ना सर। सद्दाम, एक सवाल सर है। आवाज आ रही है मेरी? आ रहा है। जी जी सर। मेरा सवाल ये है कि जैसे इस सवाल में बताया गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रेंट की अमाउंट ये 1 मिलियन है, जबकि एक्चुअल जो म्यूनिसिपल कमेटी ने बताया गया है कि इसकी रेंटल वैल्यू होनी चाहिए 150 मिलियन होनी चाहिए। तो जो मैं विद होल्डिंग टैक्स दूंगा 15%, वो मैं किसको दूंगा? वो जो म्यूनिसिपल पार्टी ने बताई है वो, या फिर जो एक्चुअल में रेंट की अमाउंट मेरे हाथ में आई है वो? सर जो म्यूनिसिपल कमेटी ने कहा है ना सर वही लेंगे, क्योंकि सर जो म्यूनिसिपल कमेटी ने जो फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन कर ली ना सर, उसके अलावा जो भी है ना सर उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं रहती सर, जो आपने डिसाइड की एज अ ऑनर ऑफ द लैंड सर। सर क्योंकि सर वो गवर्नमेंट बॉडी है, उनकी अथॉरिटी उनके पास सर, सर उनकी भी डिटरमाइन की गई वैल्यू पे हम आगे प्रोसीडिंग करेंगे सर। शाबाश, गुड, आगे चले। ठीक है सर। फिर विथ होल्डिंग टैक्स हम लेंगे सर RCT का 15%, जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें से जो टैक्स पेबल फॉर द ईयर जो हमने कंप्लीट किया था उसमें से लेस कर लेंगे। जो हमारे पास आंसर आएगा ना सर वो टैक्स एक्चुअल टैक्स पेबल फॉर द ईयर होगा सर। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एक्चुअल टैक्स पर। यहाँ एक नई चीज आएगी जो कि नॉर्मल हर सवाल में नहीं आती, वो ये है 20% टैक्स प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन इन स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या चीज है? सर जो हमने सर स्टॉक एक्सचेंज में सर रजिस्टर्ड अपनी कंपनी करवाई थी, उस पर हमने जो टैक्स दिया था वो हम लेस कर रहे हैं सर। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी कोई कंपनी खुद को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाती है या रजिस्टर करवाती है, तो पहले साल उसको अपनी इन टैक्स इनकम का 20% जो है अपने जो भी टैक्सेबल इन टैक्स पेबल की अमाउंट है उसका 20% ऐसा है जो वेव ऑफ कर दिया जाता है। मीन जो सिर्फ टैक्स का 80% पे करना है, 20% वेव ऑफ कर दिया जाता है। तो ये सिर्फ उसी साल होता है जिस साल वो स्टॉक एक्सचेंज में खुद को लिस्ट करवाते हैं। बात ये उसी साल उसको लेवरेज दिया जाता है। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है आगे। अच्छा जी, अब मैं चाहूंगा कि मजीद पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व हों और मैं अब फर्दर क्वेश्चंस की तरफ जाना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 होने के बाद अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाना चाहूंगा। कोई वॉलेंटियर करेगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कि कौन एक्सप्लेन करेगा क्वेश्चन नंबर 9 को? सद्दाम के अलावा कोई और वॉलेंटियर करना चाहेगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए? क्वेश्चन नंबर 9 में एज सच कोई नया कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। लीगल चार्जेस या लॉयर फीस एक चीज मौजूद है जो कि हमने सीखा था, और एक एडवांस टैक्स है जो हमने पे किया था। अच्छा, एक और चीज मैंने आप लोगों से ये पूछा इसमें टैक्स, इसमें मैं जल्दी से उसको सैरामिक प्राइवेट लिमिटेड क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें रिवाइज कर लेता हूँ कि उसमें क्या था। इस सवाल के अंदर जो रेंट रिसीवेबल है वो बताया गया, और साथ ही साथ इनकी एक और इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, वो भी अमाउंट बताई गई है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस यहाँ पे देखो, अगर आप सर्कल देख रहे होगे तो इनकम फ्रॉम बिजनेस यहाँ दिख रही है, और साथ ही साथ इनकी इनकम फ्रॉम रेंट ये भी यहाँ पर आ रही है। अच्छा, इसके बाद डिडक्शन की बात आ रही है। प्रॉपर्टी रिपेयर एक्सपेंसेस मौजूद हैं रिपेयर अलाउंस की शक्ल में। अब याद रखो, रिपेयर एक्चुअल अमाउंट जो भी पे की गई हो, रिगार्डलेस ऑफ द एक्चुअल अमाउंट, चाहे वो ज्यादा या कम है, रिपेयर अलाउंस 1/5 ऑफ द RCT आपने अप्लाई कर देना है। दिस इज अ न्यू पॉइंट। ठीक है, क्या आपने RCT का 1/5 इस्तेमाल करना और वही आपका रिपेयर अलाउंस होगा, और उसको कंपेयर करवाने की जरूरत भी नहीं है एक्चुअल अमाउंट के साथ।
क्योंकि कंपेयर सिर्फ हम एडमिनिस्ट्रेशन और कलेक्शन चार्जेस के अंदर करते हैं। फिर उसके बाद लॉयर फीस टू डिफाइन द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, ये मौजूद है आपके पास। ये है 6 मिलियन अराउंड, तो ये 6 मिलियन के अमाउंट जो है हमारे पास लॉयर चार्जेस या लॉयर फी, ये भी आप डिडक्शन में डालेंगे। फिर उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द प्रॉपर्टी, जैसे सद्दाम ने बताया, वो भी स्ट्रेट अवे पूरा का पूरी अमाउंट लेनी है 1.4 मिलियन। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स पेड, ये एडवांस टैक्स है जो आपने प्रॉपर्टी पर पे किया था, इसे भी आप यहाँ से माइनस करेंगे। फिर उसके बाद टैक्स विद हेल्प 15%, ये आपको लास्ट में एडजस्ट करना होगा 15% वाला। फिर उसके बाद रेंटल इनकम पेड टू HBFC, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी, विच इज वर्किंग इन पाकिस्तान, और ये आपको घर बनाने के लिए लोन वगैरह देती है। अब जब आप इसके बाद से कोई चीज लेते हो तो कई बार इनकी क्लॉजेस ये होती हैं लोन देते हुए कि जो भी आप प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करेगा उस प्रॉपर्टी में से हमें इतना % ऑनरशिप का दे दें। इससे ये होगा कि उस प्रॉपर्टी से फ्यूचर में किसी आने वाला वक्त में अगर कोई इनकम जनरेट होती है तो उस इनकम का शेयर जाएगा HBFC के पास। उसकी रेंटल वैल्यू जो है वो जो हमने रेंटल इनकम जो हमने पे किया HBFC को, वो अराउंड 3.6 मिलियन है जो हमने शेयर किया उनसे, 36 लाख। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन और कलेक्शन चार्जेस एक्चुअल हमने 2.9 मिलियन है जो हमने पे किया। अब इस 2.9 मिलियन को आप यहाँ लिखेंगे और उसको कंपेयर करवाएंगे 4% ऑफ RCT के साथ, जो भी छोटी वैल्यू उसको सामने लेके जाएंगे और आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। टोटल डिडक्शन हो गई, यहाँ लिखा, माइनस करते हैं। अब हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गया। इसी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर हम ऐड करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस को। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तब भी ठीक है, ऐड कर लेते हैं तब भी ठीक है। अगर नहीं ऐड करेंगे तो प्रोसीजर क्या होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ऊपर आप 29% लगाएंगे, दैट इज टैक्स पेएबल। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस पर अलग से 29% लगाएंगे। अब जो अमाउंट आएगी अगेन टैक्स पेएबल। अब दोनों टैक्स पेएबल्स को आप प्लस करेंगे, अब जो अमाउंट आएगी उस पर आप आगे कैलकुलेशन करेंगे। दूसरा तरीका ये कि उनका परसेंटेजेस दोनों पे सेम है 29% ईच, तो आप टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस दोनों को सम अप करेंगे। जो भी अमाउंट आपके पास बनती है उस अमाउंट को यहाँ लिखेंगे और उस पर एक ही दफा 29% टैक्स रेट अप्लाई कर देंगे। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में एक और कॉलम भी अप्लाई किया था, इस कॉलम में मैंने इंडिविजुअल भी करके दिखाया था और कलेक्टिव भी, दोनों पे आंसर ऑल ऑफ इट लॉजिकली सेम आएंगे। फिर उसके बाद हमने जो एडवांस टैक्स पे किया था विद होल्डिंग की शक्ल में 15% ऑफ RCT, हम वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। RCT के अमाउंट ऊपर गिवन है सवाल के अंदर, हमने उसका 15% लिया, मल्टीप्लाई किया और जो भी अमाउंट आती है उस अमाउंट को माइनस करवा दिया टैक्स पेएबल से। अब जो रिमेनिंग अमाउंट बनेगी 20,000, ये अराउंड 20 मिलियन है, 20.3 मिलियन है, ये अमाउंट आपके पास आएगी टोटल टैक्स पेएबल फॉर द ईयर 2021। अच्छा, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ एज सच नया नहीं था, आप पॉइंट नोट डाउन कर लें जो कि नई नई चीजें हमारे पास आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं कोई नई चीज हो हमारे पास तो उसे हम देख लें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड मुझे याद पड़ता है कि इस सवाल को सॉल्व करवाते हुए मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मैं यहाँ पर टैक्स ईयर जो है वो चेंज कर रहा हूँ। सवाल के अंदर टैक्स ईयर है 2020, मैं सवाल 2021 के हवाले से सॉल्व करवाना चाह रहा था तो मैं टैक्स ईयर को चेंज करवा दिया था। अच्छा, प्रॉपर्टी टैक्स टू, अच्छा अब यहाँ पर देखिएगा रेंट फॉर द ईयर मौजूद है सवाल के अंदर। फिर उसके बाद ये रहा सवाल के अंदर पहली लाइन में रेंट फॉर द ईयर मौजूद है। फिर प्रॉपर्टी टैक्स टू कैंट बोर्ड लोकल बॉडी है उसको पे किया, ये भी माइनस किया जाएगा। फिर लॉयर फीस टू डिफाइन द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी 40,000, ये माइनस किया जाएगा। फिर ड्राफ्टिंग डीड है ये भी 10,000, इसको भी माइनस किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्शन चार्जेस है 80,000, इसमें इसको कंपेयर किया जाएगा 4% ऑफ RCT के साथ, जो भी हमारे पास लोअर वैल्यू होगी वो लेके जाया जाएगा। फिर इसको इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द प्रॉपर्टी 74,000, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर्स 50,000 है। अच्छा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर 50,000 है, लेकिन हम इसको 50,000 नहीं लेंगे बल्कि हम इसका RCT का 1/5 लेंगे, जो भी अमाउंट आएगी उसे हम माइनस करेंगे। याद रखिएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर चाहे जितने भी गिवन हो हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम एक्चुअल अमाउंट को इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि उसकी जगह 1/5 ऑफ RCT अप्लाई करेंगे। ठीक, अच्छा जी,
इसके बाद विद होल्डिंग टैक्स विद हेल्ड ऑन प्रॉपर्टी, ये 530 मौजूद है। इसको हमने रिकैलकुलेट किया था तो ये 530 नहीं बन रहा था, हमने जो एक्चुअल अमाउंट बन रही थी 540, हमने 540 ही यहाँ पे सोल्यूशन में इस्तेमाल किया। अब इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई नई चीज है आपके लिए, और क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, बट मैं ये चाहूंगा फिर आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर आप में से कोई क्वेश्चन नंबर 17 अप्लाई सॉल्व करना चाहे तो प्लीज जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 अगर कोई सॉल्व करना चाहे तो प्लीज जरूर बताइए मुझे। जी, आप में से कोई है जो हाथ रेस करके मुझे बता दें, कोई वॉलेंटियर करना चाहे तो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 से पहले क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लेते हैं और देखते हैं इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट है जो रिवीजन के लिए जरूरी है। बहुत आसान सवाल है और मैं ये डेफिनेटली चाहूंगा कि आप ही में से कोई एक्सप्लेन करे, बट मैं नए लोगों को मौका देना चाहूंगा। अली मोहम्मद इकबाल, अगर आप माइक अनम्यूट करके इसे एक्सप्लेन करना चाहें तो। जी सर आवाज आ रही? जी, आ रही। क्वेश्चन नंबर जो 16 है ये है इसका, यस बेटा ये है सवाल आपके पास, अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन भी है और साथ सोल्यूशन भी। ओके। जी सर ये एक मिनट, हाँ सही। अच्छा, बेसिकली सबसे पहले इसमें ये है कि वही आरसीटी जो है रेंट चार्जेबल टैक्स लेंगे, जैसे कि सवाल में दिया हुआ है 6,50,000, उसी को हम 12 से करेंगे सालाना, जो भी है इसका आएंगे, आंसर आ जाएगा 78। और जो है इसमें से फिर हम अगर डिडक्शन वाले इसमें आ जाए तो उसमें सवाल में जो डिडक्शन दी हुई है रिपेयर्स, इस सवाल में तो नहीं है, फिर भी रिपेयर एक्सपेंस जो लेंगे वो आरसीटी, वो 20%, यानी मतलब एक 1/5 भी ले सकते हो, 20% कोई भी, लेकिन 1/5 ज़्यादातर इसी तरह ले सकते हैं कोई भी। तो इसी से आरसीटी का लेंगे 1/5, जो आंसर जो आएगा सही है। और उसके बाद जो है हम प्रॉपर्टी टैक्स पे जाएंगे। प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे दी हुई है 10,80,000, तो ये भी यहाँ ऐड करेंगे हम। और उसके बाद जो है एक एडमिन एंड कलेक्शन चार्जेस, ये भी होगी इसमें। और एक्चुअल अमाउंट पेड जो दिया हुआ है सवाल में 1,50,000, ये भी होगा। और चूंकि 2021 है तो हम 4% लेंगे आरसीटी का, तो इसका जो आंसर आएगा 78 का लेंगे हम 4%। तो इनमें से फिर हम 1,50,000 और 31,20,000 में से जो भी लेस होगा इस तरह से, तो हम एक 1,50,000 लेंगे क्योंकि वो लेस है। और इसके बाद फिर हम जो है दोनों को ये प्लस कर देंगे। और जो है इसके बाद जो आंसर आएंगे जो जी 16,830, तो इनमें से 78 में से ये 16 हम जो है माइनस करेंगे, तो उसका आ जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और इसके बाद जैसा कि हम टैक्स अमाउंट निकालते हैं 29%, जो कि फिक्स है। ठीक है। और आरसीटी का हम निकालेंगे 29%, सही है। और इसमें से जो आंसर आ जाएगा 17। और जो है डिडक्शन, इसमें से हम विद होल्ड टैक्स वगैरह जो है 15% जो कि फिक्स है, वो भी आरसीटी का ही निकालेंगे हम। और इसका भी जो आंसर आ जाएगा इस तरह से 11,700। और उसके बाद आंसर्स का टोटल जो आ जाएगा इस तरह से 6,39,300। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप अली, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये एक्सप्लेनेशन जो आपसे ली जा रही है ये किसी तरह से भी आपको तंग करने की वजह नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि जो चीज़ आप तैयार कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, उसमें अगर थोड़ा बहुत भी कोई डाउट, कोई एरिया ग्रे रह गया है, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो इस बात को करते हुए आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कोई क्लियरिटी बाकी है तो वो आप उसमें पार्टिसिपेशन के दौरान वो क्लियरिटी और बेहतर हो जाएगी, आपकी क्लियरिटी की अगर गुंजाइश बाकी है तो।
ठीक है। अच्छा बच्चों, अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आज के सेशन में हमारा कोर ऑब्जेक्टिव यही है कि हम जितना कुछ भी पढ़ चुके हैं वो सब रिवाइज करें। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 16 था, फिर उसके क्वेश्चन नंबर 17, 18 है, सोल्यूशन आपके पास मौजूद है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से देख लो। एक और हैंड आउट है, मैं चाह रहा था कि हम वो भी इसे अच्छे तरीके से डिस्कस कर लें, और वो भी आपके एग्जाम का हिस्सा बनेगा। वो सब क्वेश्चंस में करना होता है। अच्छा सना इकबाल, आपका क्वेश्चन ये है कि लास्ट में जो रिडक्शन करते हैं वो सब क्वेश्चंस में करना होता है? जी ऐसा ही है, सब क्वेश्चन में करना होता है। फुरकान जी, आप क्वेश्चन पूछ लें अपना। सर वो जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ाया था, मैं उसी की तरफ लास्ट क्लास कुछ किया था ना सर, उसका थोड़ा जल्दी से अगर ओवरव्यू मिल जाए सर। जी जी जी, हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे। अब हम दूसरे, अब देखिए 3 हैंडआउट्स हैं जो आपको डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेफर करने हैं पेपर्स के लिए। एक है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो आते साथ हमने पहले सेशन में देखा था, फिर दूसरे सेशन के अंदर हमने ये दूसरा हमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला हैंडआउट देखा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है मोस्टली। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल, ये थर्ड है आपके पास, जो आपके पास ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअल है। ये और ये इसमें क्वेश्चंस आएंगे घूमे हुए, बट मैं आई विल रियली सजेस्ट कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें, ये इतना बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कोई है अगर मैं गलत नहीं को 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। और अगर आप और टाइम बचाना चाहते हैं तो आपके पास 2 सेशंस हैं इसके ऊपर, वो एक ही साथ आपको मिल जाएंगे 40 मिनट्स के। वो आप कहीं बैठे हो तो कान में लगा कर बैठ जाएं, वो सेशन आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको ये कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत अच्छे तरीके से कवर अप हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत क्विक रिव्यू ले लेते हैं, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या चीज होती है। तो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझना और उसके अंदर डिफरेंशिएशन करना एक टैक्स स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिकॉज अगर आप इनकम परस्पेक्टिव से बात करते हैं तो जो आपके पास कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं और जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं, दोनों की ट्रीटमेंट टैक्स में बिल्कुल डिफरेंट होती है। जो आपके पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं उस पर टैक्स लगता है, जबकि कैपिटल रिसिप्ट्स पे किसी तरह का टैक्स नहीं लग रहा होता। और इसकी डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, तो ही आप इन दोनों के दरमियान फर्क कर पाएंगे। अब कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स पढ़ने से पहले हमने सेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। तो पहले के हमारे पास 40 मिनट्स से उसके अंदर हमने कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के दरमियान डिफरेंस देखा था, और दूसरे सेशन के अंदर हम कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में देखा था। एक्सपेंडिचर रिसिप्ट में क्या फर्क होगा? एग्जैक्टली इनकम और एक्सपेंस वाला फर्क है। अगर एक बंदे का एक्सपेंस है तो दूसरे बंदे का इनकम होगी। इस तरीके से एक बंदे की एक्सपेंडिचर है तो दूसरे बंदे की वही चीज रिसिप्ट्स बन जाती हैं। तो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की हमने पहले बात की थी कि किन किन क्राइटेरियाज के बेस पर हम देख सकते हैं कि ये जो खर्चा हो रहा है, ये जो एक्सपेंडिचर है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सर एक सॉरी मैं एक आंसर कर दूं, चैट पे क्वेश्चन आया है। सर जो पहला जो सेशन था बच्चे, वो 15 मिनट का नहीं है, वो पूरे 40 मिनट्स का है। आप उसे प्रॉपरली देखेंगे तो वो 40 मिनट्स का देखेगा। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, अभी रोक लेता हूँ यहाँ पर और पहले वो सेशन दिखा देता हूँ कि अगर वो कंफ्यूजन है तो उसको हम अभी देख लें, कोई मसला है, बिकॉज बाद में प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ये शायद 3 जून का सेशन था, वो सेशन 1 कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हवाले से। ये वैसे कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए मैं सेशन को रोक के बीच में ये आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हम सेशन को खोलते हैं, जैसे ही ये रेडी होता है, यस थर्ड में ये मैं सेशन 1 को ओपन कर रहा हूँ। जब तक ये ओपन होता है, हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो मेरे पास जो सेशन दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा, ये देखें 42 मिनट्स 59 सेकेंड्स का है सेशन जो है, ठीक है। तो इतने ही का आपको भी दिख रहा होगा। और अगर सिर्फ टाइमिंग का इश्यू है, ये देखें, मैं लास्ट वाला कोई पार्ट प्ले करके देख लेते हैं। ये देखिए 40 मिनट्स 40 सेकेंड्स पे 41 सेकेंड्स पे ये चल भी रहा है। तो इट मीन्स ये सेशन कंप्लीट है। जो आपको आधा दिख रहा है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बहन ये है कि
उस सेशन को या जो भी आपने ड्रॉप बॉक्स रखा हुआ है उस ड्रॉप बॉक्स के अंदर वो चीज आपको अपने डिवाइस के अंदर डाउनलोड करनी होगी, तो वो आपको पूरा दिखेगा, वरना आपको 15 ही दिखेगा। ये उमेर ने मसला एड्रेस किया था कि जो स्नैप शेयर हुई थी ग्रुप के अंदर, उसमें लिखा हुआ है कि ये सिर्फ प्रीव्यू है। जी बहन। सर मैंने एक सेक्शन को 2 बार देखा था, वही हाफ था, फिर दूसरा अगर सेक्शन खोला था तो जहाँ से वो फर्स्ट सेक्शन खत्म हुआ था वो वहां से स्टार्ट नहीं हो रहा था, कहीं और से स्टार्ट हो रहा था। 2 बार देखा मैंने। अच्छा, एक काम कर लें, आप किसी और स्टूडेंट से बात करके देख लें, अगर वो पूरा सेशन आपको डाउनलोड करके दे सकते हैं तो प्लीज। ओके सर। ठीक है, मैं ग्रुप में मैं एक काम करता हूँ, सर। आपको सेशन 1 में मसला। सर। जी सर। ठीक है, अच्छा में जी कोई और क्वेश्चन? जी बोले। सर उसमें है कि जो है ना ड्रॉपबॉक्स का जो ऐप है ना वो डाउनलोड कर ले, और डाउनलोड करके फिर जो है ना वीडियो पूरी आ रही है, तो मैंने उसमें देखा है ना 40 मिनट्स की पूरी वीडियो है, और पहले जो है ना उसका ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जी जैसे उमेर ने बताया था। ठीक है बहन, आप ड्रॉप बॉक्स का वो जो कह रहे हैं आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें तो आप प्रॉपर तरीके से आप देख पाएंगी। सेशन बेसिकली बिकॉज हैवी है, वो शायद हम नहीं शेयर कर पाएंगे ग्रुप के ऊपर, उसका साइज बड़ा है, बट अगर हुआ तो मैं देख सकता हूँ, अगर बट फिर भी आप ड्रॉप बॉक्स का ऐप अपने पास डाउनलोड कर लें। अच्छा, बैक टू अवर टॉपिक जो हम रिवाइज कर रहे थे, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हम किन बेसिस पर कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग अलग कर सकते हैं, ये बेसिस गिवन है। फुरकान सिर्फ आइडिया देने के लिए मैं बहुत तेजी से लेके चलूंगा। परचेजिंग एन एसेट को परचेज करते हुए हम देख सकते हैं कि ये जो एसेट है, ये जो खर्चा हो रहा है एसेट को परचेज करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर एसेट आपका फिक्स एसेट है या परमानेंट एसेट है तो उस पर जो खर्चा होगा उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, लेकिन अगर फ्लोटिंग एसेट है तो उसे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। लेट्स सपोज अगर आपने कोई एसेट ऐसा एसेट खरीदा जो कि बेचने की नियत से खरीदा है तो उस पर जो खर्चा होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में जाएगा। और अगर कोई ऐसा एसेट खरीदा जो कि आपने लॉन्ग रन अपने पास रखना है और उससे फायदा हासिल करना है तो उस पर जो खर्चा होगा उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। ये इलस्ट्रेशन मौजूद है। कॉटन गिनिंग मशीन आपने खरीदी है और कॉटन खरीदा है, जो आपने कॉटन खरीदा है वो आपने बेचने के लिए खरीदा है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। कॉटन गिनिंग मशीन जो है वो लंबे अरसे के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो इस पर जो खर्चा होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। अच्छा, पीरियड ऑफ बेनिफिट की बात की जाएगा। पीरियड ऑफ बेनिफिट जो आपने खर्चा किया उस अगर आप 1 साल के कम अरसे के लिए या 1 साल से कम 1 साल से कम अरसे के लिए वो बेनिफिट लेंगे तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा और वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और अगर 1 साल से ज्यादा लंबे अरसे के लिए आपने उससे फायदा उठाना है तो उसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। फिर इनिशिएशन ऑफ बिजनेस की शुरुआत पे जितना भी खर्चा होता है चाहे वो जिस नेचर का भी हो उसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ही का नाम दे रहे होते हैं। फिर उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो खर्चा होगा वो सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, अगर कोई खर्चा आपने ऐसा किया जिस खर्चे की वजह से आपकी अपने करंट बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी में इजाफा हो गया है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। और अगर खर्चे की वजह से आपकी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी में इजाफा नहीं हुआ तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मशीन में आपने कोई ऐसा पार्ट लगाया है जिससे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई है, जब बढ़ गई है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। और अगर ना बढ़े, सेम रहे, उतनी रहे तो उसे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम देंगे। नीचे कुछ इलस्ट्रेशन मौजूद है। फिर इसके बाद कुछ एक एक्सरसाइज थी जो आपको बताती है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के दौरान फर्क। फिर उसके बाद हम कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट पे चले गए थे कि कैपिटल रिसिप्ट्स क्या चीज होती हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं। ये एक्सपेंडिचर से उल्टा है, वहां पे हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम कलेक्शन की बात करें। जो पैसे मेरे पास आ रहे हैं उस आते हुए पैसे को हम कैपिटल रिसिप्ट कहूंगा या रेवेन्यू रिसिप्ट कहूंगा। फिर सेल ऑफ एन एसेट की बात की जाएगी। अगर आप फिक्स एसेट बेचेंगे और उससे जो आपको पास पैसा आएगा उसको आप कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे, और अगर आप फ्लोटिंग एसेट को बेचेंगे उससे जो आपके पास पैसा आएगा उसको आप रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। फिर उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ अ राइट बिलफर्ज, अगर आपने किसी बंदे को अपना किसी एसेट को इस्तेमाल करने का राइट दे दिया, मुकम्मल तौर पर दे दिया, तो उस सूरत में जो पैसा आएगा वो कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा। और अगर पार्शियली सिर्फ इस्तेमाल करने का राइट दिया तो उस सूरत में उसको आप रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। फिर सब्स्टिट्यूशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, लेट्स सपोज अगर आपके कोई ऐसा रिसिप्ट आया है, पैसे आए हैं जो कि इस वजह से आए हैं कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम सिरे से खत्म हो गई है, उसके बदले में आपको वो पैसा दिया जा रहा है तो उसको आप कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। लेकिन अगर आपको पैसा सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपको सोर्स ऑफ इनकम खत्म नहीं हुई, सोर्स ऑफ इनकम कुछ अरसे के लिए बंद हुई थी टेम्परेरी तौर पर, तो उस पर जो पैसा मिलेगा उसको आप रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं जा रहे हैं और आप अल्लाह न करे आपको हादसा होता है और आपको कंपनसेशन मिलती है
और कंपनसेशन इसलिए मिलती है क्योंकि आप परमानेंटली डिसेबल हो गए। तो आप परमानेंटली डिसेबल हुए तो मतलब आपकी सोर्स ऑफ इनकम ही खत्म हो गई। अब जो पैसा मिलेगा ये आपका कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा। लेकिन अगर आप टेम्परेरी डिसेबल थे, कुछ अर्से के लिए आप बेड रेस्ट पे गए थे, उस दौरान अगर आपको कंपनसेशन मिली है जो कि बेड रेस्ट खत्म होने के बाद खत्म हो जाएगी, तो इस तरह के जो पैसा मिलेगा उसको आप रेवेन्यू रिसिप्ट का नाम देंगे। फिर उसके बाद रिसिप्ट टू बी जज इन द हैंड्स ऑफ रेसिपेंट्स। ये एक अच्छा पॉइंट था कि जब आप रिसिप्ट्स की बात करते हैं तो ये पैसे जो आपके पास वसूल हो रहे हैं ये कैपिटल है या रेवेन्यू, ये डिपेंड करता है वसूल करने वाले के एतबार से। जो रिसीवर है उसके एतबार से हम चेक करेंगे, पेयर के एतबार से चेक नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि जो बंदा पे कर रहा है उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, लेकिन जो बंदा पैसे वसूल कर रहा है उसके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट हो सकती है। तो जब भी आप रिसिप्ट की बात करेंगे तो उसको आप रेसिपेंट के पर्सपेक्टिव से देख के चेक करेंगे कि ये कैपिटल है या फिर रेवेन्यू है। फिर उस पर लमसम रिसिप्ट की एक बात हुई थी। लमसम रिसिप्ट में क्या होता है हमारे पास कि अच्छा नॉर्मली जहन में ये आता है कि जो लमसम एक साथ पैसे मिल रहे हैं वो कैपिटल हो गए, जो एक साथ ही टुकड़ों में मिल रहे हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं। कई बार रिसिप्ट जो होती है वो टुकड़ों में मिल रही होती है लेकिन नेचर के एतबार से वो कैपिटल होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पैसा, कोई राइट बेचा अपना, कोई अपना ट्रेडमार्क किसी को बेचा और मुकम्मल तौर पर बेच दिया, लेकिन उसकी पेमेंट आपको किस्तों में मिल रही है। लेकिन चूंकि आपने राइट मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया है तो इसलिए जो पैसा मिलेगा चाहे वो एक साथ मिले या टुकड़ों टुकड़ों में मिले उसे आप कैपिटल रिसिप्ट ही का नाम दोगे। तो कई बार जो लमसम पेमेंट है या फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं नेचर के एतबार से। अच्छा, इसके बाद आइसोलेटेड ट्रांजैक्शंस में क्या होता है, में कई बार आप मोटिवेशन देखेंगे, बेसिकली जो देने वाला है, रिसीव करने वाला है, उसकी नेचर, उसकी नीयत क्या थी पैसे के खिलाफ अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल ये ऐसा है कि बिलफर्ज मैंने अगर एक स्टॉक खरीदा और वो स्टॉक सिर्फ इस नीयत से खरीदा कि मैं लंबे अर्से तक उसको अपने पास सेव रखूंगा। अब इसका मतलब ये कि ये लंबा बेनिफिट हासिल करना था, लेकिन लकीली मैं उसको, अनफॉर्चुनेटली मैं उसको लंबे अरसे तक अपने पास सेव नहीं रख पाया, मुझे अचानक से पैसों की जरूरत पड़ गई। अब जो मैंने उसको बेचा और उससे जो पैसे वसूल किए हैं, अब जो मेरे पास पैसा आएगा इसको मैं कैपिटल रिसिप्ट कहूंगा, क्योंकि मैंने जो एसेट रखा था अपने पास वो लंबे अरसे की नीयत से रखा था, तो इसीलिए जो मेरे पास पैसा आएगा वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा, हालांकि मैंने शॉर्ट पीरियड में से रियलाइज कर लिया फिर भी। तो लेकिन इस तरीके से एक ऐसा एसेट जो कि मैंने बेचा इसलिए, क्या स्टॉक ऐसा है जो मैंने खरीदा इसीलिए ताकि मैं शॉर्ट अरसे में जैसी प्राइस थोड़ी सी ऊपर होगी मैं बेच दूंगा, तो इस सूरत में जो पैसा आएगा उसको मैं रेवेन्यू रिसिप्ट कहूंगा। तो इसमें जो बेचने वाले की नीयत जो है उस पर डिपेंड करता है कि वो कैपिटल में जाएगा या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट में जाएगा। नीचे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मौजूद थी जो हमें ये बता रही थी कि कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट के दरमियान फर्क क्या है। अच्छा फुरकान, क्या अब क्लियर है आपको? यस सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत तेजी से रिव्यू लिया। इंशाल्लाह जब आप वो 40 मिनट्स के 2 सेशन देखेंगे इंशाल्लाह आपकी चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, अब मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट दे रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर हमारी वीडियो खत्म होगी। मैं अल्लाह हाफिज़ करने से पहले ये बता दूं, आपने 3 डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। वो 3 डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? पहला है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, मैं दिखा भी देता हूँ। ये वाला डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से तैयार करना है, ये वाला, ठीक है। सेक्शन 15A बहुत अच्छे तरीके से देखना है। फिर इसके बाद ये जो हैंड आउट है जो मैंने अभी रिसेंटली दोबारा शेयर किया बहन के कहने पर ग्रुप के अंदर, ये आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। और तीसरा आपके पास ये कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट, इसको बहुत